My name is Sandeep Shinde. I am from Ahmednagar, Maharashtra. I have secured All India rank 32 in this year's Indian Forest Services examination. I have also been preparing for civil services examination as well, but I could not clear it this time. And this has been what I can say, a journey of 7 years, and that's why I've been told to share my experience. So I'll start with the attempts and what journey I have been experiencing in these last 7 years. So I have given 6 attempts overall. I have been preparing from Delhi. I have been staying in Old Rajendra Nagar for 3 years, and I've stayed for 4 years in a place called Hamdard Study Circle. सो ओवरऑल मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश ही था, बट टुडे आपके लिए मैं दोनों मिक्स करूँगा, हिंदी और हिंदी दोनों में बात करूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं 3 साल ओल्ड राजेंद्र नगर में था और 4 साल मैंने हमदर्द स्टडी सर्कल में प्रिपेयर किया। इन 7 सालों में मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें से मैंने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया और 2 बार मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का भी मेंस लिखा है। And finally, in my sixth and last attempt, I have cleared the forest services examination. So this has been my journey. The next question I have been asked is कि आपने prelims GS1 GS2 की तैयारी कैसे की? तो दोनों के बारे में अलग अलग से बात करूँगा. So first of all, GS1, this has been Achilles heel for many people. सबको इससे दिक्कत होता है और मेरा भी यही था. पहले 3 अटेम्प्ट्स में मैं क्लियर नहीं कर पाया था प्रीलिम्स, और उसके कुछ रीजंस थे कि टारगेटेड स्टडी नहीं था, गाइडेंस नहीं था, एंड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट स्कोर वेल. बट नेक्स्ट जो 3 अटेम्प्ट्स थे, मैंने उसमें सिविल सर्विसेज एज वेल एज फॉरेस्ट सर्विसेज का भी कट ऑफ मैंने क्लियर किया. और तो मैं फोकस करूँगा कि मैंने पहले 3 अटेम्प्ट्स में क्या गलतियाँ की थी और बाद के जो 3 अटेम्प्ट्स थे उनमें मैंने क्या चेंजेस किए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद GS1 प्रीलिम्स, तो मैं बताता हूँ पहले कि मैंने क्या गलतियाँ की थी. इन द फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स व्हाट आई डिड वाज, वॉट एवर स्ट्रैटेजी पीपल वर टेलिंग मी, मीन्स माई पीयर ग्रुप, कि जैसे मुझे लगा कोई दोस्त है जो 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने उनसे पूछ लिया कैसे करना है और वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली. बट पूरे प्रिपरेशन में गलती यही होती है कि हम उस बंदे से नहीं पूछ पाते जो उस प्रोसेस को पूरी तरह से जान चुका है, और कहीं से बस शुरू करना है इसलिए शुरू कर दिया. जैसे NCERT उठा लिया, या फिर कोई नया करंट अफेयर्स मार्केट में आया है वो उठा लिया. तो इसकी वजह से मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करते 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 3 अटेम्प्ट्स में मेरा स्कोर तो बढ़ रहा था, बट आई फेल्ड. फाइनली आई कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ इन फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स. सो थर्ड अटेम्प्ट के बाद मैंने जो किया मैं वो बताना चाहूँगा. First of all, I took advice of a person who was excelling in prelims for consecutive 3 or 4 attempts. तो उनसे जो एडवाइस आता है वो फिल्टर आउट होके आता है कि क्या वर्क करता है और क्या नहीं. फॉर एग्जांपल, टेस्ट सीरीज़ कैसे यूज़ करते हैं. तो पहले मैं बस टेस्ट सीरीज़ लगाता था और मुझे लगता था कि अगर मेरा स्कोर आता है विजन की टेस्ट सीरीज़ में 100 से ऊपर तो मैं पास हो जाऊंगा. बट ये ऐसा मिथ है कि जो बस UPSC प्रिपेयर करने वाले जो बच्चे उन्हें ही पता होता है कि दिस डज नॉट वर्क, और इसके चक्कर में पहले 1-2 साल निकल जाते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो चेंज किया, दैट आई डिड नॉट रिलाई ओनली ऑन द टेस्ट सीरीज. आई ट्राइड टू वर्क ऑन माई सेल्फ यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो. सेकेंडली, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे उनमें मुझे लगा था कि ओवर एम्फोसिस किया गया था बहुत बार करंट अफेयर्स पे, जबकि UPSC बहुत सारे डायरेक्टली करंट से क्वेश्चन नहीं पूछता है. तो मैंने फोकस किया फिर स्टैटिक पे, जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था उसमें. और थर्ड पार्ट जो है, दैट हाउ टू हैंडल द पेपर व्हेन यू आर देयर इन द एग्ज़ाम फॉर 2 आवर्स. बिकॉज बात ये होता है, हम पढ़ तो सब लेते हैं, एवरी वन इज़ गोइंग टू रीड द स्टफ दैट इज़ अवेलेबल इन मार्केट. सब किसी के पास स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, सबके पास है वो. लेकिन वो 2 घंटे में जाके बहुत बार हम फंबल करते हैं या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो नहीं करनी चाहिए. तो ये 3 चीज़ों पे मैंने स्पेशली फोकस किया. सो ये था GS1 के लिए, दैट कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू द बेसिक सोर्सेज जो सबके पास होते हैं. सेकेंड,
मैंने टेस्ट सीरीज़ को बस रिवीजन के लिए यूज़ किया, ना कि उसको यूज़ करके मैंने खुद को टेस्ट किया. इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर दैट यू विल क्लियर द प्रीलिम्स और नॉट इफ़ यू आर स्कोरिंग वेल इन टेस्ट सीरीज. इट इज़ अ गुड पार्ट दैट यू मे स्कोर वेल, बट वो सफिशेंट नहीं है. नेसेसरी है बट सफिशेंट नहीं है. एंड थर्ड पार्ट, हैंडलिंग द पेपर, दोज 2 hours. और अगर मैं सी सैट की बात करूँ, तो सी सैट के लिए मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था दैट 66 का कट ऑफ है, मुझे वो क्लियर करना है. बहुत प्रो लेवल पे जाके क्लासेस वगैरह करके वो तो नहीं किया था, और इसके लिए मुझे बर्डन भी ज़्यादा नहीं होता था. पेपर में अगर मैं स्ट्रैटेजी लेके जाता था कि दैट आई हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस जो मोस्टली मैथ्स के होंगे, और अगर कोई पैसेज के भी होंगे तो वो इजी पैसेज के क्वेश्चंस लेता था. जैसे अगर पैसेजेस भी सॉल्व करने हैं तो क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक, ये वाले टॉपिक्स में उठाता था, क्योंकि ये हम साल भर पढ़ते रहते हैं. बहुत फिलोसॉफिकल या इंग्लिश वाले पैसेज नहीं उठाता था, बिकॉज हमारी आदत जा चुकी होती है. वी हैव बीन अवे फ्रॉम स्कूल फॉर लॉन्ग. तो मैं वही टारगेट करता था, पहले मैथ्स के क्वेश्चंस लूँगा, जितने आएंगे वो ठीक है, उसके बाद जो भी पैसेजेस है, कॉम्प्रिहेंशन है, उनके क्वेश्चंस उठाता था. तो टारगेट मेरा कम ही रखता था सी सैट के लिए. दिस वाज व्हाट आई फॉलोड. अलग से ऐसे कुछ मैंने सी सैट की स्टडी नहीं किया है, बिकॉज ओके ओके स्कोर आ जाता था. मीन्स इन ऑल द अटेम्प्ट सी सैट में मुझे स्पेशली कुछ इशू नहीं आया. फॉर द पीपल हु आर हैविंग इशू विद सी सैट, आई टेल दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द की. आपके क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल हो, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है. तो ये आप अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो आई थिंक योर हाफ टास्क इज डन. उसके बाद करनी है प्रैक्टिस. जो क्वेश्चंस इजीली आते हैं उनको मिस नहीं करना है. जो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं, टफ लगते हैं, उन पे थोड़ा वर्क करना है. और इसके लिए आप कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हो. यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ पे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स मिल जाएंगी सी सेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. सो दिस कैन बी वर्कड आउट. बट इन एनी पार्ट, वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले यूपीएससी क्या पूछता है, और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स क्या है. अगर ये दो कोहेरेंस में रहेंगे तभी यू कैन टारगेट वट एवर यू फील नीड्स इम्प्रूवमेंट. तो प्रीलिम्स GS1 और GS2 के लिए यही था. अब इसके साथ ही एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे जो आ गया है, बट आई विल टेक इट राइट हियर, कि सोर्सेज क्या थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट्स थे उनके लिए मैंने एक एक, हार्डली अगर हो तो दूसरा सोर्स, ऐसे करके एक या दो सोर्स रखे थे. आई विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री. फॉर मॉडर्न इंडिया आई हैड स्पेक्ट्रम, जो मैंने पढ़ी थी, और पूरी शिद्दत से पढ़ी थी. प्रिपरेशन में लगभग 30-40 बार वो पढ़ के हो गई, और उसका ही फोटो मेमोरी था जो जिससे क्वेश्चंस आते थे. उसके बाहर का जो आता था उसके पीछे नहीं भागा, अगर आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ दिया. मॉडर्न इंडिया में क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ही बुक को ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल. एंशियंट मिडीवल के लिए मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो बार बार रिवाइज की. ओल्ड जो एनसीईआरटीज थे वो बिगिनिंग में मैंने पढ़े थे, बट बाद में मैं वो नहीं कर पाया, तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी पे डिपेंड रहा. आर्ट एंड कल्चर के लिए वही जो स्टैंडर्ड सोर्स है, नितिन सिंघानिया, और उसके साथ एक फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है, मैंने वो रेफ़र की थी. अलॉन्ग विद दैट ये सबका जो हिस्ट्री का जो एक जनरल तरीका होता है, वो बेस्ड होता है एक तो फैक्ट्स, नहीं तो फिर डेट्स. यस, तमिलनाडु एनसीईआरटी इज, यू विल गेट अ पीडीएफ ऑनलाइन, और नहीं तो आप कहीं से भी उसकी फोटोकॉपी भी करा सकते हो. तो हिस्ट्री में एक रखिए जो करंट पैटर्न है पिछले 3-4 साल का. दे आर आस्किंग मोर अबाउट क्रोनोलॉजी, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, दैट यू शुड नो कि सिंपल सिंपल चीज़ें कहाँ हुई थी, इवेंट्स कहाँ हुए थे, कोई बैटल कहाँ हुआ था, किंग कब आया था. तो दिस वॉज फॉर हिस्ट्री. फॉर जोग्राफी 2 एनसीईआरटीज़ है, जो स्टैंडर्ड 11th-12th की एनसीईआरटीज़ है. उसके साथ साथ मैंने एक PMFIS का मटेरियल आता है क्रॉप्स एंड मिनरल्स के लिए. सो यू शुड रेफर दैट एज वेल, बिकॉज इन द रिसेंट टाइम्स दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस दैट कौन से मिनरल्स कौन से स्टेट में है, या फिर कोई क्रॉप है, शुगर केन, कॉटन, जो मेजर मेजर क्रॉप्स हैं उन पे ध्यान होना चाहिए. एंड उसके बाद जोग्राफी के लिए मैंने इतना ही रेफ़र किया था. जीसी लियोंग पहले पढ़ी थी, बट आफ्टर सम टाइम आई फाउंड दैट वो ज़्यादा
कुछ बेनिफिशियल नहीं था, तो आई स्किप्ड 2 NCERTs एंड दैट PMFIS जो मटेरियल है वो. After that, for economics, I had seen in the beginning the videos of Nunal, और मैंने जो कोचिंग है वो वाजीराम से की थी. तो कोचिंग में भी जो लेक्चर्स हुए थे या नोट्स हुए थे उनका एक बैकग्राउंडर मेरे पास था, बट आई डिड नॉट रिवाइज देम. बाद में मैंने प्रीलिम्स के लिए बस शंकर गणेश की एक बुक थी, छोटी सी बुक आती है, पतली सी किताब 140 पेजेस की, उसको ही रेफ़र किया. और इकोनॉमिक्स का मैं यूजुअली यही करता था कि जो बेसिक टेस्ट सीरीज़ है उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ही बार बार रिवाइज अगर करूँ तो दैट हेल्प्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस काफ़ी लॉजिकल आते हैं पेपर में भी. हमें लगता है फैक्चुअल है बट दे आर क्वाइट लॉजिकल, और आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो कि कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, कौन से हेडर में कौन सी चीज़ें जाती है, तो यू कैन टैकल द इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस इन यूपीएससी. ये हो गया इकोनॉमिक्स के लिए. और एनवायरनमेंट के लिए मैंने स्टार्टिंग में शंकर आयस का जो बुक है वो पढ़ा था, बट रिसेंटली मैंने एक बुक देखा, PMFIS का ही एनवायरनमेंट का बुक है, वो भी काफ़ी अच्छा है. वो पढ़ेंगे तो आपका करंट भी हो जाता है और आपका जो स्टैटिक है वो भी इजीली हैंडल हो जाता है. आफ्टर दैट पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत, उसके साथ साथ NCERT है पॉलिटिकल थियरी और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ये सोर्स है. साइंस एंड टेक है. यस, आई फॉरगॉट टू टेल दैट मैंने जब प्रीलिम्स पहली बार क्लियर किया था, साइंस एंड टेक भी एक ऐसी चीज़ थी जिस पे मैंने फोकस किया था, और उसको मैंने पढ़ा था. जो एक कंपाइलेशन आता है शंकर आईएएस का ही, आईएएस पार्लियामेंट नाम से एक बुकलेट आता है, काफ़ी बड़ा होता है, 150 पेजेस के अराउंड, बट वो हैंडल कर लेते हैं, मीन स्टैटिक एज वेल एज करंट दोनों उसमें से हो जाता है. सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल. और साइंस एंड टेक को अच्छे से एम्फेसाइज कीजिए, बिकॉज प्रीलिम्स हो या मेंस हो दोनों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं. सो इवन इफ़ यू इन्वेस्ट मोर टाइम इन साइंस एंड टेक एंड ट्राई टू गेन अ बिट नॉलेज, तो आपको इशू नहीं होगा. मीन्स इट वुड बी बेनिफिशियल, और आप उसको मेंस में भी इनपुट में यूज़ कर सकते थे. इसके साथ साथ करंट अफेयर्स रह गया. तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बिगिनिंग में विजन आईएएस के जो बुकलेट्स थे वो प्रेफर किए थे, बट सिंस बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो गए थे तो मोनोटोनस लगने लगा. तो बाद में मैंने MK यादव जो सर है उनका एक करंट अफेयर्स आता है तो उसको रेफ़र किया था, उसके लेक्चर्स किए थे, बाद में उनका ही स्टडी मटेरियल यूज़ किया था. तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक स्टैंडर्ड जो मैगज़ीन है, विजन हो, इनसाइट हो, वो आप वो यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वर द सोर्सेस. अगर कुछ बचे हैं तो बता देना. एंड हाँ, वन वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले होंगे, तो जैसे मुझे बहुत टाइम हो चुका है, सो आई मे फॉरगेट सम बेसिक थिंग्स, तो आप साइड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ़ आई हैव फॉरगॉटन समथिंग. इसके बाद अब ये तो हो गए सोर्सेस. अब प्रीलिम्स के लिए पढ़ना कैसे है इस पे ब्रीफली मैं बता देता हूँ. दैट सबसे जो बेसिक चीज़ है, आई अगेन रीटरेट इट, दैट आपको पढ़नी है वो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. और क्वेश्चन पेपर्स आजकल सभी करते हैं, लेकिन तरीका ऐसे होता है कि आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसके ऑप्शंस में क्या क्या आंसर आ गया उसका रीडिंग करेंगे, जो अदर ऑप्शंस थे जो गलत भी थे उसको रीड करेंगे, और बस आपको लगता है कि आपने एनालाइज कर दिया. सो दिस इज़ नॉट एनालिसिस, ये हो गया डोंकी वर्क. बिकॉज ये तो सब करेंगे, आपको बुक भी मिल जाएगा कि ये तो नॉलेज है. और आपको याद रखना है दैट प्रीलिम्स जो है वो बस प्योर नॉलेज बेस पे नहीं निकल सकता, बिकॉज 20 या 30 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं आपको, एंड आफ्टर दैट यू आर स्टक. तो उसके बाद लगता है कैसे करना है प्रीलिम्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कैसे करना है. तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, यानी क्या करना है, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बार सी थ्रू कीजिए. आप देखिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है. उसके बाद एक अगर क्वेश्चन पेपर पकड़ लिया, जैसे सपोज 2013 का पेपर आपने ले लिया, उसके रैपिड ऑप्शंस देख लिए, तो वहाँ उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, वोकैबलरी है, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन है,
ये कैसे होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि वो कैसे आप नॉलेज से क्लियर, क्योंकि उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर सिंपल देखा जाए कि यूपीएससी बहुत बार एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ करता है, जैसे ग्रेजुअली या फिर कंटिन्यूसली। तो ये जो वर्ड्स है इनको यूपीएससी क्यों यूज़ कर रहा है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, rather देन दैट कि कौन सा आंकड़ा पूछा था या फिर कौन सी फैक्ट पूछी थी। तो जब भी आप ये ग्रामर को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो आपको पेपर में हर चीज़ पे कीनली ऑब्जर्व करने की आदत लग जाएगी। और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको इसको बार बार करना होगा। तो मैं ऐसे करता था, विजन का एक ऐप है, विजन आईएएस का, उसमें पीवाई क्यूज जो है वो ऑनलाइन आप देख सकते हो। तो उस ऐप पे जाना है और कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है वो उठा लेना है, सपोज 2013 का ही उठा लिया, और रैपिडली वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है उसको उसको आपने उस पर क्लिक करना है। और अगर ऐसा ही 1 घंटे में अगर वो पेपर सॉल्व कर दिया, तो एंड में एक उनका ही एनालिसिस आता है कि आपने कहाँ पे गलती की। तो वो रेड रेड कलर में वो हाईलाइट कर देते हैं कि आपने कहाँ पे गलती की। और एक बार गलती आपको दिख गई, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि यूपीएससी ने इसमें क्या टेस्ट किया था, व्हाट ट्रिक यूपीएससी हैड डन, और फिर कौन सा सेंटेंस फॉर्मेशन था वो गलत कर दिया। और अगर ये बार बार आप करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई होने लगेगा कि अच्छा, यूपीएससी जो स्कीम है उसकी मिनिस्ट्री गलत दे देता है। ये कंपलसरी नहीं होते ट्रिक्स, बट दे आर रेड फ्लैग्स। यू कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट वेंट रॉन्ग। तो आप ऐसे हर क्वेश्चन पेपर 2013 से लेके 2021 तक 22 तक के क्वेश्चन पेपर को ऐसे कर सकते हैं। बार बार रैपिडली सॉल्व करना है, थोड़ा चाइल्डिश लगता है कि यार हमें तो ये सारे आंसर्स पता ही है, फिर भी क्यों सॉल्व करने हैं। बट ट्रस्ट मी, आपको 200 मार्क्स नहीं आएंगे इसमें। अगर आप सॉल्व भी करेंगे, आपको फिर भी 200 मार्क्स नहीं आएंगे। आई हैव लिटरली सॉल्व दोज क्वेश्चन पेपर्स मोर देन 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। एंड जस्ट कि उनकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन की तरीका है यूपीएससी का, वो आपको समझ में आ जाए। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चंस जो है वो हर साल वही आते हैं। हमें लगता है यूपीएससी ने कुछ अजीब कर दिया, अलग कर दिया। नहीं, यूपीएससी वैसे ही है, हर साल का पेपर वैसे ही आता है। बस हमें समझना है कि वो वहाँ पे हमें क्या टेस्ट कर रहे हैं, या हमारा नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, या फिर हमारा मेटल जो है, हम पैनिक होते हैं यानी वो टेस्ट कर रहे हैं, या फिर उन्हें इन जनरल चेक करना है आपका जनरल अवेयरनेस कैसा है। व्हेन पुट अंडर प्रेशर, आर यू गोइंग टू रिएक्ट और आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड। सो अगर ऐसे हर हर पेपर का अगर आप एनालिसिस करेंगे, और साइड में एक एक बुक रखना है अपने पास, डायरी छोटा सा नोट करने के लिए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी वो गलत क्यों हुआ। तो ये नोट कर लेना है। जैसे मैं खुद साइड में नोट कर लेता था दैट सपोज कोई नेशनल पार्क है, अरे ये तो पता ही था, इसके सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती कर दी थी, तो आगे से ये ध्यान रखना है। तो ऐसे अगर आपके ये नोट्स हो जाएंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में से एक 150 पॉइंटर्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो पॉइंटर्स है ना, यही आपको एग्ज़ाम के दिन यूज़ में आएंगे एज अ नोट्स, दैट आप यहाँ यहाँ गलती करते हो। आप जो करेक्ट और इनकरेक्ट जो पूछा है उसको ध्यान से नहीं देखते हो, या फिर आप जहाँ पे कोई वन वन वर्ड का आंसर है वहाँ पे आप जल्दी में गलती कर देते हो, या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर देते हो, या फिर आप गोले गलत से भरते हो। दीज ऑल थिंग्स आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। और जो प्रीलिम्स का पेपर है उस दिन आप कुछ जो भी आपको ऐसे ऐसे टर्म्स मिलेंगे या फिर कोई आपकी गलतियाँ मिलेंगी, वो रिवाइज करके पेपर में चले जाइएगा। तो आपको ये करने में इजी जाएगा। ये है प्रीलिम्स का एनालिसिस। तो बस नॉलेज के बेस पे प्रीलिम्स पास मत होने जाइएगा, इट विल बैकफायर। आपका खुद का एनालिसिस हो, आपने खुद ने सारे पेपर्स किए होंगे वो करने। अच्छा, ओल्ड पेपर वही विजन आईएएस का ऐप है। विजन आईएएस का एक एप्लीकेशन आता है एंड्रॉयड के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई फील आपको प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये सीक्वेंस में अभी रुक जाता हूँ और आपके क्वेश्चंस लेता हूँ प्रीलिम्स के लिए। अभी अभी तक जो हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आप बता दीजिए, मुझे पूछ लीजिए। ओके, यूट्यूब चैनल, और अब शुभम कुमार सर है लास्ट ईयर के ऑल इंडिया रैंक वन, उनका चैनल मैं वही रेफर करता था, इट्स गुड। हिंदी मीडियम वाले, आई गेस इस टाइम ऑल इंडिया रैंक 18 है मिस्टर रवि सिहाग, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने 6 प्रीलिम्स दिए थे। टॉपर बोलते हैं 80 टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, 100 टेस्ट डाउन फील होता है। ओके,
तो या ऐसा है ना, हर किसी का अपना तरीका है यूपीएससी क्लियर करने के लिए, हर किसी का अपना तरीका है। तो ऐसा नहीं है कि आप 100 टेस्ट देंगे तो ही आप पास होंगे। बात वही है, पेपर को हैंडल करते आना चाहिए। कुछ कुछ लोग टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट करते हैं, फिर भी उनका प्रीलिम्स निकल जाता है। जैसे अगर इंटरव्यू जो है वो देने वाले लोग होते हैं, और उनका अगर रिजल्ट में नहीं होता है तो 8 दिन बाद एग्ज़ाम होता है, तो उन्हें तो कुछ तैयारी करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता, कहाँ से 80 टेस्ट देंगे। बट क्रक्स वही है, इसको ऐसे मत रेट कीजिए दैट टेस्ट सीरीज़ ही आपको पार कराएगा। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होता यूपीएससी से। तो जो मार्केट में टेस्ट सीरीज़ आते हैं, उनमें भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप निकल जाएगा। आप उनको रिवीजन के लिए ज़रूर यूज़ कीजिए, कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स लीजिए, वो पूरा टेस्ट सीरीज़ लगाइए। बट ऐसा ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए कि टॉपर ने बोला 100 टेस्ट दे दिए निकल जाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने 2018 में 200 टेस्ट दे दिए थे, नहीं निकला था। तो ऐसा कोई assurance नहीं है that you will clear prelims if they are you are giving those many papers। आपका बेसिक स्टैटिक क्लियर होना चाहिए, और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एनालिसिस बताया, तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एनालिसिस होना चाहिए, और वो भी खुद का, किसी क्लास का नहीं, किसी और का नहीं, और नॉलेज बेस पे नहीं। वो करेंगे तभी आप कुछ समझ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे। आपने मेंस ऐसे की तैयारी कैसे की? ओके, फॉर मेंस में जो ऐसे आता है, तो उसके लिए खास ऐसा बहुत अलग से तैयारी नहीं किया था बिफोर प्रीलिम्स। एटलीस्ट पेपर पास आने के बाद तो की थी। बिकॉज व्हाट हैपन्स आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जाम इज ओवर, यू विल बी स्टडिंग फॉर जीएस 1 2 3 4, तो आपके पास कंटेंट बहुत सारा आ जाता है। तो रहता क्या है, एक तो लिखने का तरीका, दैट जीएस के आंसर में हम बहुत ही ऐसा पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेशन के लिए मैंने थोड़ा बहुत कंसंट्रेट किया था। तो तैयारी में मैंने यही किया था, जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं उनके एसेज बार बार पढ़े, 2 3 टॉपर्स जिनको अच्छा स्कोर हो उसको बार बार पढ़ा, ताकि मेरा फ्लो आ जाए। पैराग्राफ में ट्रांजिशन कैसे करना है, इंट्रो कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है। और उसके साथ साथ कुछ कोट्स, स्टैंडर्ड कोट्स रख लिए थे, जो कि मुझे हैंडी आएंगे कोई भी टॉपिक आए, सो आई कैन हैंडल दोज कोट्स। और कुछ कुछ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने तरीके बना के रखे थे, कोई एनेक्डोट यूज़ करूँगा, या फिर सिंपली कोई एक्सप्लेन करूँगा ऐसे को, या इफ़ देर इज़ सम कोड दैट आई कैन यूज़। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में ऐसे के लिए मैंने नहीं किया था, बिकॉज आई फील्ड दैट यूपीएससी हर साल अलग अलग ऐसे में तरीके यूज़ करता है। जैसे इस साल तो वो पूरे फिलोसॉफिकल एसेज आ गए थे, तो इट वाज अ बाउंसर, किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, और कैसे एग्जामिनेशन में इवैल्यूएशन हो वो भी पता नहीं चला। तो मेरे हिसाब से यही कर सकते हो, एक तो आप टॉपर्स कैसे किस तरीके से लिख रहे हो वो देख सकते हो, और वो देखने के बाद आप अच्छे से एक 4 से 8 ऐसे लिख के आप आपको खुद को भी टेस्ट कर सकते हो टेस्ट सीरीज यूज़ करके। ओके, कुछ क्वेश्चंस आ गए। प्रीलिम्स कौन सी लगानी चाहिए टेस्ट सीरीज? आप विजन आईएएस यूज़ कर सकते हो, अच्छा है। सर मेन इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बोल पाती है। अच्छा, इंग्लिश फ्लुएंसी, ओके ठीक है। आप आपका इंग्लिश यानी पूरा ग्रामर टेस्ट नहीं होने वाला। आप जो पेपर में बस बेसिक जो आपका हैंड राइटिंग है वो लेजिबल होना चाहिए, और आपका नॉलेज बेस अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए मेंस में। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामेटिकली कोई करेक्ट करने वाला है। यस, एक थोड़ा फ्लुएंसी आ जाता है आपके सोचने में भी और लिखने के तरीके में भी, बट आई डोंट थिंक उससे कोई इम्पैक्ट होगा। आई हैव सीन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका इंग्लिश इतना कुछ स्ट्रांग नहीं था, बट दे डिड वेल। सो डोंट वरी मच अबाउट इट। अगर आपको इंग्लिश लेना है तो ले सकते हैं आप, नॉट एन इशू। प्रीलिम्स का पेपर, ओके तो प्रीलिम्स के पेपर में सेफ साइड ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज आपका क्या एक्यूरेसी है वो आपको देखना है, कि आप कितने एक्यूरेसी से क्वेश्चंस सॉल्व करते हो, और उसके बाद पेपर को रेट करना है पेपर जैसे आया है। अगर बहुत बार ऐसा हो जाता है, पेपर हमें लगने लगता है सॉल्व करते करते कि ये बहुत इजी पेपर है, बट उसके चक्कर में हम बहुत सारे सॉल्व कर देते, बाद में पता चलता है नहीं पेपर हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसा कोई सेफर साइड है या कोई फिक्स नंबर नहीं है। अराउंड 85 जो है
वो आप रख सकते हैं, बिकॉज उसके नीचे करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, और बहुत ही 90-95 उसके आसपास जाएंगे तो देर इज़ अ रिस्क की निगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो 85 to 90 इज़ अ सेफ बेट। और इटरेशंस भी आप खुद ही सॉल्व करके देखिए कि आपको क्या कंफर्टेबल है। मैं जैसे 2 या 3 इटरेशंस लेता था, आप आपके कंफर्ट लेवल पे हो। प्रीलिम्स में वही बताया, विजन आईएएस आप लगा सकते हो, मैंने वही यूज़ की है। हाउ टू टैकल टेस्ट सीरीज ऑफ विजन आईएएस फॉर मेंस, क्यों मेंस पे आते हैं। इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, शंकर गणेश यूज़ किया था। ओके, किसी किसी के प्रीलिम्स के लिए है क्या कोई और जो क्वेरीज है? आर देयर एनी क्वेरीज लेफ्ट फॉर प्रीलिम्स? हिस्ट्री का कौन सा एनसीईआरटी, ओल्ड या न्यू? आप थीम्स यूज कर सकते हो, जो नया आया है वो भी अच्छा है। थीम्स वाला जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी वो आप यूज कर सकते हो। PT 365 आई डोंट थिंक सो इनफ इनफ रहेगा। आपको आप ये भी देखिए कि प्रीलिम्स जो है उसमें क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो मोस्टली मेंस वाला ही होता है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज अगर आप देखो तो ये मेंस का सिलेबस है, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर इवन सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, ये सारे GS2 GS3 के टॉपिक्स हैं। तो अगर आप वो पोर्शन कवर अप नहीं करेंगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है उसी सिलेबस को हमें पढ़ना होगा। तो ऐसा मत कीजिए कि बस पीटी के फैक्ट्स पढ़ के चले गए। फैक्चुअल करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है, मींस अब 2-3 साल हो गए, लास्ट के तीनों अटेम्प्ट्स मैंने जो दिए थे। अगर मैं करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ता तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो ऐसा मत कीजिए, आप मंथली पढ़िए और उसके साथ आपका जो मेंस का सिलेबस है वो भी रिवाइज कीजिए। प्रीलिम्स का ओएमआर क्वेश्चंस के साथ फिल किया या एंड में? ओके, तो मैं 2 स्लॉट्स में ओएमआर फिल करता था। जैसे पहले जो कंफर्म क्वेश्चंस है उनको पहले 1 घंटे में, और उसके बाद सेकंड इटरेशन के बाद उसको फिल करता था। एलिमिनेशन टेक्निक एंड गेस वर्क कैसे डेवलप? फिर पहले मैंने बताया दैट गेस वर्क, आपका गेस वर्क यानी तुक्काबाजी नहीं है, वो कैलकुलेटेड गेस होता है, और उसके लिए आपको एनालिसिस खुद करना होगा। तो अगर आप ये सेशन के बाद रिकॉर्डेड है तो कैसे एनालिसिस करना है वो मैंने उसमें बताया है। और इसको बार बार कीजिए, जो एनालिसिस मैंने कहा कि सॉल्व करना है तो होने दीजिए ना, 5 बार 10 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जिस दिन आपको लग जाएगा कि आपको हर कोई क्वेश्चन पता है प्रीलिम का, उसके बाद फिर आप यू कैन बी कंफर्टेबल कि अच्छा मेरा एनालिसिस अब हुआ। बस उसमें से फैक्ट रट के मत जाइएगा, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, यार ये क्वेश्चन इस साल आया था और उसमें यूपीएससी ने यहाँ फंसाया था। तो दैट इज़ व्हाट एनालिसिस इज, और उसके बाद ही आपका जो गेस वर्क बोल रहे हो वो डेवलप होगा। मंथली मैगजीन, यस आई सेड विजन आईएएस पढ़ता था पहले, बाद में मैंने एम के यादव के करंट अफेयर्स यूज़ किए। न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दे? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप हेडलाइंस जो है, मैं अपना बताता हूँ, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है न्यूज़पेपर का। सो फॉर न्यूज़पेपर्स व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मेरा बहुत कंसिस्टेंसी नहीं होता था न्यूज़पेपर में, मींस थ्रू आउट दो 6-7 ईयर्स। तो मैं एटलीस्ट ऐसा करता था 20 मिनट में क्वेश्चन, जो न्यूज़पेपर है उसके जो हेडलाइंस है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मुझे कुछ न्यूज़ लगता है उसे पढ़ता था। बिकॉज वो एडिटोरियल पढ़ने में मेरा नहीं मन लगता था और कंसिस्टेंसी भी नहीं होता। तो जो भी डेप्थ में पढ़ना है वो मैं मंथली मैगजीन से पढ़ लेता था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको फ्लिप कर लेता था। इसलिए ऐसा ना लगे कि न्यूज़ पढ़े ही नहीं। तो पता होना चाहिए, बेसिक नो हाउ उतना भी हो तो प्रीलिम से क्वेश्चन हैंडल हो जाता है। और अगर बहुत डेप्थ में आता है तो छोड़ दीजिए, वो ना आपको आएगा ना किसी और को आएगा, क्योंकि आपकी ऐसी मेमोरी नहीं होती जो अगर आपने एक आर्टिकल एक बार पढ़ लिया और वो आपको सब आएगा। तो सो फॉरगेट अबाउट इट। बस थोड़ा बहुत नो हाउ होना चाहिए, उस तरीके से न्यूज़पेपर को हैंडल कर सकते हैं। कितने घंटे पढ़ता था, डिपेंड्स। अगर एग्ज़ाम पास है तो जितने घंटे सोता नहीं था उतने घंटे पढ़ना है। मेजर मत कीजिए, आपकी जो डेली टारगेट है उस पर मेजर कीजिए। सो आई गेस प्री में सेक्शनल टेस्ट, ऐसा कोई कोई कोरिलेशन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो विजन के अभ्यास वाले पेपर में 60-70 ही मार्क्स आते थे, और सेक्शनल टेस्ट में भी बहुत कुछ खास नहीं, कभी कभी 100 पार कर जाता था, कभी कभी 60-70 मार्क्स भी आते थे। बट
फिर भी मेरा उधर फॉरेस्ट का कट ऑफ का क्लियर हो गया है, तो डजेंट मैटर। सर न्यूज़पेपर एडिटोरियल नहीं पढ़ने से मीन्स हो जाएगा? हाँ यार, हो तो गया था। आप मैगजीन्स को कैसे करते हो हैंडल, उस पर भी है। कंपलसरी नहीं, मैं बस यही बोल रहा हूँ दैट आप पढ़ भी सकते हो न्यूज़पेपर अगर आपको इंटरेस्ट है और आपका कंसिस्टेंसी उतना मेंटेन हो पाता है। नहीं तो बस सब हर कोई कर रहा है और इसीलिए आप कर रहे हो, तो इट डजेंट सूट एवरी वन स्टाइल। लेकिन फिर आपको कंपनसेट करना होगा, मैगजीन्स पढ़ने होंगे। फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से करें? एन सी आर टी सी सैट के लिए देखिए, आपका सी सैट मीन्स हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, उस पर डिपेंड करेगा। मेरा एक्यूरेसी ठीक ठाक था सी सैट का, तो मैं 40-45 क्वेश्चंस करता था। इफ़ यू एक्यूरेसी इज़ नॉट ग्रेट, 50 के ऊपर चाहिए। आपने मीन्स GS1 GS2 GS3 GS4 की तैयारी कैसे की? तो जीएस के लिए मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें यही था। एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरे पास सिलेबस के हर टॉपिक पे एक 200 to 300 वर्ड्स का मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, मैं अश्योर करता था। सोर्स कोई भी हो, विजन से लो, गूगल से लो, या कोई कहीं से भी सोर्स हो, लेकिन सिलेबस के एक पॉइंट पे मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, 200 से 300 वर्ड्स। और सेकंड जो था, मैंने विजन आईएएस का जो मेंस का टेस्ट सीरीज होता है उसके सेक्शनल पेपर्स थे, वो 20-22 क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। सो आई डिस्कस्ड इट, वी फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स एंड वी डिस्कस्ड दोज क्वेश्चन पेपर्स। डेली वी वुड हैंडल 10 to 15 क्वेश्चंस, और हम उसी पे स्क्रिबल कर लेते थे कि यार इसमें हम क्या क्या कंटेंट ला सकते थे। और सामने ही हमारे मॉडल आंसर्स होते थे उनके, तो वो मॉडल आंसर्स के साथ हम अपना कंटेंट कंपेयर कर लेते थे। ऐसा नहीं कि उनको लिख ही लिया, बट जस्ट एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से हो जाता है तो वो बाद में एग्ज़ाम में वो अच्छे से याद भी आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसी को रिवाइज कर लिया ऐसे कुछ, बट ब्रेनस्टॉर्म सारे क्वेश्चंस हो गए, बिकॉज विजन अच्छे क्वेश्चंस बनाता है सेक्शनल में भी। और अगर पेपर वाइज देखूँ तो sources for these GS1 GS2 GS3 GS4, I'll recommend that जो शुभम कुमार सर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा एग्जॉस्टिव वीडियो बनाया है इस पे, दैट व्हाट सोर्सेज टू रेफर, या फिर कहाँ तक और कितनी डेप्थ में हमें जीएस के लिए जाना चाहिए। आई वुड नॉट बी सूटेबल पर्सन फॉर दैट टू गिव माई इंसाइट्स उस पर, बिकॉज अच्छा कंटेंट ऑलरेडी डेवलप्ड है। मैंने बेसिक जो है वो बता दिया है, आप वैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा बस कुछ मेंस के लिए इनपुट्स दे सकता हूँ दैट जो मुझे मेरा स्कोर इम्प्रूवमेंट में हेल्प किया है। सो फर्स्ट थिंग इज़, किसी ने बार बार पूछा है हैंड राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। यस, हैंड राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये नहीं है कि हैंड राइटिंग ही सब कुछ है। हैंड राइटिंग अगर आपकी लेजिबल है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग वही लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग। तो मैंने इस साल के मेंस में ये एक चेंज लाया था दैट जो भी जिस GS1 2 3 4 का टॉपर होगा उसका पेपर मैंने सामने रखा, और उसके पेपर को विजुअली रेप्लिकेट करने का ट्राई किया। टू थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, दैट इफ़ आई गिव माई पेपर एंड दैट टॉपर्स आंसर पेपर टू अ इलिटरेट पर्सन, तो उस पर्सन को ज़्यादा कुछ समझना नहीं चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर दोनों पेपर सामने रखे जाए तो उसे लगना चाहिए कि किसी एक ही बंदे ने लिखे हैं, या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर होता है आंसर का वो सिमिलर बन जाता है। आपका ड्राइंग्स या फिर आपका सब हेडिंग, हेडिंग, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये स्ट्रक्चर जो है ना वो एकदम ऐसा बन जाता है जो एग्जामिनर्स को एक्सेप्टेबल है। एग्ज़ाम में क्या चाहिए हमें कि मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स किसे मिले? पिछले साल के टॉपर को, जिसने उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया और मार्क्स मिला, उसको दे दिए गए। तो हमें भी वही रेप्लिकेट करना है, अगर वो करेंगे तो अच्छा खासा स्कोर इम्प्रूव होता है। ये फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग मैंने ऐसे फॉलो किया था दैट मैं पहले 1 महीने तक मेरे जो आंसर्स हैं वो आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट तक देख के लिखता था, सो दैट मैं एक आंसर का स्ट्रक्चर अच्छे से बना पाऊँ, और मेरी मसल मेमोरी में वो चला जाए दैट हाउ आई शुड राइट माई आंसर। दैट एक इंट्रो होता है, उसके बाद थोड़ी स्पेसिंग देने के बाद एक हेडिंग होता है, हेडिंग के नीचे कितने पॉइंट्स लिखने हैं, उनको कैसे न्यूमेरिकली अलाइन करना है,
फिर एक डायग्राम कैसे निकालना है या मैप कैसे निकालना है, मैप को बॉक्स करना है, बॉक्स के नीचे फिगर नंबर लिखना है, और कैसे सिमेट्रिकल पेपर दिखे, जो ऑप्टिकल इम्पैक्ट है उसके लिए मैंने बहुत आराम आराम से आंसर्स लिखे। और फिर एक महीने बाद वो इम्बाइब हो गया, तो उसके बाद मेरे आंसर्स सारे के सारे आंसर्स वैसे ही आए। और इसका हेल्प मुझे नॉट ओनली सिविल सर्विसेज मीन्स, मुझे फॉरेस्ट सर्विसेज की मीन्स में भी हेल्प हुआ, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ऑर्गेनिकली आंसर्स मेरे आते गए, और उसके मार्क्स भी इसीलिए अच्छे से आए हैं। तो ये दो चीज़ें थी जो मेंस में आप हेल्प कर सकती है आपको। बाकी आई वुड सजेस्ट दैट शुभम सर हैज़ टेकन द जीएस पार्ट ऑफ मेंस वेरी वेल। इसके बाद सर सिलेबस कैसे स्टडी करे। ओके, सिलेबस तो साइट पे अवेलेबल है, अपना जो यूपीएससी के साइट है उस पर तो सिलेबस अवेलेबल है। उसका एक एक कीवर्ड उठा लीजिए, और आपका सोर्स कोई भी हो सकता है, विजन का वैल्यूम एडेड मटेरियल होता है, उसको आप दे उसमें से कंटेंट उठा सकते हैं, और 200 से 300 वर्ड्स का आप कंटेंट आपके पास रहना चाहिए। 10 मंथ में पॉसिबल है नेक्स्ट, यस, 10 मंथ हो या 10 साल हो, अगर आप स्ट्रैटेजी और गाइडेंस सही से लेते तो पॉसिबल है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ओके ओके, आप जो टेस्ट सीरीज बोल रहे हो, मैं बार बार रिटरेट करूँगा, प्रीलिम्स भी और मेंस भी ऐसा मत कीजिए कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है वैसा ही पेपर आएगा। वो बस आपको वहाँ के सर्कमस्टांसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड इन यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी का पेपर बहुत अलग आता है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। सो आप बस अ, अपनी खुद की मेंटालिटी को ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पे, बट बी प्रिपेयर्ड कि यूपीएससी का पेपर बहुत अलग आ सकता है। तो जैसे आपने बताया वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यू नेवर नो, अगर किसी दिन आ गए 3-4 क्वेश्चंस, तो उसके लिए वो फुल प्रूफ अपने टेस्ट सीरीज को बनाते, कोई इशू नहीं, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। बट ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट है नहीं, तो जस्ट साइड से निकल जाइए, थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करके जितना आपको आता है उतना लिख दीजिए। उसके उसके मार्क्स थोड़ी ना आपके कुछ रिजल्ट पे इम्पैक्ट देगा, विजन के टेस्ट सीरीज के मार्क्स से क्या ही फर्क पड़ेगा, आपको 100 के बदले 90 आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। मीन्स पीवाईक्यू के आंसर्स, ओके, इन माय ओपिनियन उसके पीवाईक्यू के आंसर्स देख के बहुत कुछ फ़ायदा नहीं। आप सेक्शनल जो विजन के पेपर है उसके जो मॉडल आंसर्स है वो देख सकते हैं। पीवाईक्यू अगर आपको करने भी हैं जीएस के, तो GS 4 देख लीजिए, बट किसी के बने बनाए आंसर्स मत देखिए। आई वुड सजेस्ट दैट यू मेक योर ओन आंसर्स। ओके, मेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब तक के डिस्कशन में से। ओके, मेंस ऑप्शनल की तैयारी कैसे की। ओके, सो आई डोंट थिंक कि मेंस ऑप्शनल और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों पे मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ, बिकॉज दोनों में मेरा स्कोर कुछ बहुत खास है नहीं। सो आई वुड स्किप दीज टू टॉपिक्स, बिकॉज सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल में भी आई हैड कोविड, सो मेरा स्कोर उतना कुछ आया नहीं, तो आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू गिव एन एडवाइस ऑन ऑप्शनल। सो अगर आपका जो भी पर्सनल जो ऑप्शनल होगा उस हिसाब से आप पूछ लीजिए। But instead of this, I'll try to touch upon the forest services optionals. वहाँ पे मेरे दो ऑप्शनल थे, वो एक था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और दूसरा था फॉरेस्ट्री। तो मैंने दोनों के लिए एक ही स्ट्रैटेजी रखा था। फॉरेस्ट के ऑप्शनल जो है उसमें एक एक बेनिफिट ये होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, सिविल्स में भी होते हैं लेकिन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो मैंने 20 साल के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए थे, और वो सॉल्व करने के बाद उन्हीं से छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, सो दैट आई कुड रिवाइज दोज बिफोर द मीन्स, क्योंकि 40 दिन का टाइम होता है, 40 से 50 दिन का, और आपको उसी टाइम में सब कुछ रिवाइज करना होता है। तो उन ऑप्शंस के लिए मेरा स्ट्रैटेजी यही रहता था, ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर कोई क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है तो उसे रिवाइज करना है, और ऐसे एक्सपेक्ट करना है कि इस साल वो आ सकता है, और उसके छोटे छोटे नोट्स बना के रखने, पेपर में जाने से पहले उसको रिवाइज करके चले जाना। तो दोनों ऑप्शनल के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री, मैंने ये नोट्स बनाए थे। और दो क्लासेस हैं, फॉरेस्ट्री के लिए हॉर्नबिल और एग्री इंजीनियरिंग के लिए गेट फॉर ऑल, ये दोनों क्लासेस लगा लिए थे मैंने, सो दैट वो कम टाइम में मुझे रेडीमेड मटेरियल मिल जाए। तो ऑप्शनल का मेरा ये स्ट्रैटेजी था। और
इधर एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो सिंस मेरा बहुत ही एवरेज स्कोर है, तो आई वुड जस्ट टेल यू कि मैं उस पर कुछ गाइड नहीं करूँगा, बट आपको बताऊँगा कुछ मिस्टेक्स। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉक्स काफ़ी ज़्यादा देने चाहिए। मुझे कम टाइम मिला था और काफ़ी प्रेशर भी था लास्ट अटेम्प्ट का, तो मैंने कुछ कुछ मॉक्स स्किप कर दिए थे, तो वो मत कीजिएगा। सेकेंडली, बी एक्सप्रेसिव। मैंने कुछ कुछ चीज़ों में बहुत आई थॉट कि मैं रिजर्व रहा था इंटरव्यू में, ज़्यादा बोला नहीं था। बी एक्सप्रेसिव, बात बात करने की आदत डाल लीजिए। हम बैठे बैठे काफ़ी पढ़ते रहते हैं बट बात नहीं करते, तो ये दो चीज़ें हैं, बात ज़्यादा कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज बुक लिस्ट, वो बता दी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बारे में हमने बात कर लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी हमने बात कर ली है। ओके, यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? आई वुड से दैट इट मे हेल्प, बट कोई मैंडेटरी नहीं है। बिकॉज कोचिंग मैंने वाजीराम में की थी, बट मैंने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया था, तो आई वॉज अनअवेयर कि क्या होता है यूपीएससी का सिलेबस और कहाँ से मुझे पढ़ना होगा, तो मैंने इसलिए कोचिंग लिया था। बट मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ऑनलाइन चैनल से भी पढ़ के क्लियर कर दिया, इससे पहले ही क्लियर कर दिया है। तो अगर आपके पास, आपको पता है कि सोर्सेज क्या है और आपको उस समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो कोचिंग इज़ नॉट कंपलसरी। सिमिलर लाइंस पे बोलूँगा, दिल्ली आना भी कंपलसरी नहीं है। बहुत, मेरा खुद का रीज़न दिल्ली आने का ये था दैट मेरे काफ़ी दोस्त थे यहाँ पे अहमदनगर और पुणे में, तो मैं वहाँ नहीं पढ़ सकता था, तो इसीलिए मैं बस दिल्ली शिफ्ट हुआ था। बट इफ़ यू फील दैट आप घर पे पढ़ सकते हो तो कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़िए जहाँ से भी। बेसिकली टेलीग्राम और यूट्यूब की वजह से ऐसा हो गया, डेमोक्रेटाइज हो गया सारा प्रिपरेशन, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट टू। नेक्स्ट इज यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, हम इस पर बात कर चुके हैं। नेसेसरी है, बट वो उतना ही सफाइज नहीं करेगा, उसको टेस्ट सीरीज़ को रिवीजन के लिए लीजिए। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? क्विंटेसेंशियल है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एनसीईआरटी। अगर वो नहीं पढ़ेंगे, स्पेशली ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए, तो वो बैकफायर कर सकता है। इट इज़ कंपलसरी दैट यू शुड स्टिक टू एनसीईआरटी, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड? आई हैव रेड मोस्टली ओल्ड एनसीईआरटीज, बट हिस्ट्री की मैंने जहाँ तक देखी है, जो थीम्स हैं हिस्ट्री की, वो नए वाले एनसीईआरटी अब पढ़ सकते हो, दे आर गुड इनफ। करंट अफेयर्स की कैसी तैयारी करें, इस पर मैं बात कर चुका हूँ दैट अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कंसिस्टेंसी मिलती है तो न्यूज़पेपर को ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके नोट्स कुछ लोग बनाते हैं, बट आई डिड नॉट फाइंड इट यूज़फुल, बिकॉज वो कब रिवाइज होगा और कब यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, वो भी पता नहीं है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं मैगज़ीन ही पढ़ता था, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और कोई एक मैगज़ीन। एक तो विजन यूज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, नहीं तो फिर मैंने एम के यादव यूज़ किया था, आप इनसाइड भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नोट नोट मेकिंग वाला बार बार क्वेरी आ रहा है, आई टेक दैट क्वेरी, नोट मेकिंग वाला। तो टू टेल यू दैट, कोई भी चीज़ करनी है, अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको छोटे बनाने हैं या बड़े नोट्स बनाने हैं या फिर किसी के नोट्स लेने हैं, आप ये क्वेश्चन पूछिए क्यों करना है ये सब। वाई आर यू मेकिंग नोट्स? अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वाई आर यू मेकिंग दोस, कहाँ यूज़ करेंगे? और अगर आपको एग्जॉस्टिव नोट्स बनाने तो वो क्यों कर रहे हो? अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं है आपके पास, तो कोई मतलब नहीं बनता कि वो नोट्स क्यों बनाने, बिकॉज आपका नेबर बना रहा है या फिर किसी टॉपर ने बनाए थे। तो आपकी नीड होनी चाहिए वो क्लियर, तभी आप उस चीज़ को बनाइए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि मैंने कुछ फर्रे बनाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो मेरी नीड थी कि पेपर के पहले मुझे उन्हें पढ़ के जाना है, तो उतने ही छोटे छोटे नोट्स बनाता था जितने एक घंटे में पढ़ के हो जाए। और जो एग्जॉस्टिव नोट्स है, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, आपको नोट्स एक विजन आया इसका वैल्यू एडेड मिल जाता है, या फिर शून्य का मिल जाता है, किसी का भी सिलेबस के पॉइंट पे कंटेंट तो मिल ही जाता है। तो फिर वो डोंकी वर्क क्यों करना कि बार बार वही जो नोट्स हैं आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो वहाँ पे।
आपके वहाँ एक बुक में से दूसरे बुक में लिखने से बहुत कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, एक बार आपके हाथ से चला जाएगा, बट उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो भी देखिए। तो बस कोई चीज़ पढ़ा है उसको नोट्स में उतारना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे बनाइए। कोई भी स्टेप लेने से पहले यूपीएससी में खुद को क्वेश्चन पूछिए, आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दैट। तभी यू कैन मीन्स एक शॉर्टर स्पैन में चीज़ें हो सकती है। नोट्स का हो गया। आपने न्यूज़पेपर कितने इम्पोर्टेंट है हमने इस पे बात की है। दे आर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट ये भी देखना है कि अगर आपको वो हिंड्रेंस की तरह यूज़ होते हैं या फिर उसका आपको हेल्प मिलता है। जोग्राफी के लिए एनसीईआरटी, नहीं नहीं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है वो बस वही इनफ होगी ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए बताया कि जो सिलेबस का टॉपिक है उस पर विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल भी आता है, और ये भी है कि जो विजन के सेक्शनल पेपर्स के मॉडल आंसर्स है उसमें से भी आपको हेल्प मिल सकती है, कंटेंट उसी में से आएगा। तो वो वाला चीज़ भी आप कीजिए ज़रूर, ज्योग्राफी का जो आप पूछ रहे थे। ओके फाइन, न्यूज़पेपर का हो गया। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा था, तो मैंने एक्सप्रेस पढ़ा है, और वही मैंने रैपिड 20-25 मिनट देता था, नॉट नॉट टू मच। इंजीनियरिंग, हाँ वेट वेट, आपके जो क्वेश्चंस है वो अभी आप पोस्ट मत कीजिए, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो वो वो एक बार ख़त्म करते हैं। एनसीईआरटी पे थे हम, तो अभी फिर से एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी मैंने इसमें अपने जो वीडियो है उसी में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कौन सी एनसीईआरटी फॉलो की थी। हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु की थी, और जो जोग्राफी है उसके लिए 11th-12th की दो एनसीईआरटीज आती है, फिजिकल और वर्ल्ड जोग्राफी, वो वाली की थी। पॉलिटी के लिए पॉलिटिकल थियरी और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये दो एनसीईआरटीज यूज़ की थी। बाकी सोसाइटी की एनसीईआरटीज थी, बट वो मेरे ऑप्शनल के लिए, मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था तो उसके लिए यूज़ की थी। तो ये तो एटलीस्ट आपको यूज़ करनी है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए बहुत ऐसा यूज़ नहीं होगा एनसीईआरटी का, आपको थोड़ा उसके आगे जाना होगा। आप सिलेक्टेड नहीं, आप नितिन सिंघानिया सारा ही पढ़ लीजिए, बहुत छोटी सी किताब है वो, बहुत कुछ है नहीं उसमें, क्यों ही सिलेक्ट करना है उसमें। ओके, यूपीएससी में मैगजीन्स कितने इंपॉर्टेंट है हम विजन पे बात कर चुके हैं, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैगजीन्स कैसे पढ़ें, ओके मैंने कोई मैगजीन्स के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने बस जो जो भी बुकलेट आता था उसी को बार बार पढ़ता था, बिकॉज माई मोटिव वॉज दैट उसका जो फोटोग्राफिक इफेक्ट है वो मुझे याद रह जाता था। तो मैं नोट्स नहीं बनाता, कुछ लोग बनाते हैं जैसे एकदम ही शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं करंट अफेयर्स के, बट मुझे लगता था मेंस में भी ऐसा स्पेसिफिक करंट का क्वेश्चन कोई नहीं आता है। करंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट आई डोंट थिंक वो सीधा सीधा पूछ लेते, और पूछ भी लेते तो इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करना, आई डिड नॉट फील आई शुड वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम। तो मैंने बस मैगजीन अंडरलाइन की थी और पढ़ ली थी। और आपने यूपीएससी की तैयारी शुरुआत कैसे और कब की, आई गेस वी आर डन विद दिस। यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए, जब आपको मोटिवेशन फील हो कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए आना है, तो उसी दिन आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में होंगे तो कॉलेज से शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, ये शुरू कर दीजिए। देयर इज़ नो रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम। और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आई ऑलरेडी आंसर्ड दिस। अगर एग्ज़ाम पास में है तो घंटे तो मैटर ही नहीं करते, जितना देर सो रहे हो बस वही जाएगा, बाकी टाइम अपने पढ़ना ही है। और घंटे के हिसाब से मत पढ़िए, आप आपके प्लान के हिसाब से पढ़िए। ओके, सो इसका इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने टाइम टेबल कैसे बनाया है और कैसे बनाना है। तो दिस इज़ वन टॉपिक आई वुड लाइक टू हाईलाइट, बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पार्ट। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव अ प्लान। जो भी आपका एक साल है उसके लिए एक प्लान होना चाहिए, और वही आपका टाइम टेबल बनता है। तो उसको मैं सब्सटैंशिएट कर देता हूँ कैसे करना है। तो मेरा दो प्लान्स होते थे। सपोज़ अगर हमारा अज्यूम कर लेते हैं प्रीलिम्स जो है अगला, दैट इज़ ऑन 31 मई सपोज़, तो मैं दो प्लान रखता था। आज क्या तारीख है, 1 अगस्त है,
तो 1 अगस्त से एक सीधा चलने वाला प्लान, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 8 दिन का प्लान या 10 दिन का प्लान जो भी है। और एक रिवर्स प्लान, वन वॉज रिवर्स प्लान दैट आई स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम 31st May, दैट फॉर द फर्स्ट 8 days, दैट इज 31st May से लेके पीछे 8 दिन, वो 8 दिन में मुझे क्या क्या करना है। इट सीम्स कि आप ऐसे कैसे प्लान कर सकते हैं, तो डिटेल में नहीं करना है, बट जस्ट ये पता होना चाहिए 31st May को पेपर है, तो ओके आई गो कामली फॉर द पेपर, अच्छे से नींद लूँगा और फिर वहाँ जाके आराम से कुछ छोटे से नोट्स पढ़ के पेपर देने जाऊँगा। फिर 30th May को क्या होगा, ओके मेरा एक मैप्स का रिवीजन है, वो मैं करना है मुझे, उसको मैं रिवाइज करूँगा। फिर 30, ऐसे ही करके एक हफ्ते का दैट मैं करंट अफेयर्स इस दिन करूँगा। देन एक छोटा सा ब्लॉक रखूँगा उल्टा आने का जो 15 days का है, दैट व्हाट आई वुड बी डूइंग फॉर 15 days प्रायर टू प्रीलिम्स। तो बस उसमें ऐसा डिटेल में नहीं जाना है, दैट बस लिखना है 15 days में एक शॉर्ट रिवीजन, उसके पहले एक महीना एक लॉन्ग रिवीजन, ऐसा ये रिवर्स प्लान आता है। और फिर एक फॉरवर्ड प्लान होता है जो आज से शुरू होगा, दैट फॉर द नेक्स्ट मंथ आई वुड बी स्टडिंग फॉर एग्जाम्पल माई ऑप्शनल। और इस ऑप्शनल के इसमें मैं एक 8 दिन का टाइम टेबल बनाऊंगा। ये हो गया मेरा टाइम टेबल, दैट आज 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक मुझे सिलेबस का ये पॉइंट ख़त्म करना है और मुझे ये आंसर्स लिखने हैं, या फिर प्रीलिम्स का मुझे ये पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स अगर हम दोनों तरीके से प्लान करते हैं तो एक उससे दो चीज़ें होती हैं, एक हमें पता होता है कि हम कंट्रोल में हैं, और सेकंड पार्ट्स में कुछ चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। और इस प्लान में एक और चीज़ होती है दैट यू शुड ऑल्सो प्लान दिस वे, दैट आपकी सारी चीज़ें तो ख़त्म नहीं होगी, 100 में से 60-70% आप ख़त्म कर पाएंगे। तो ये जो प्लान है ना, इसमें कुछ ब्लैंक डेज रखने हैं, अगर कुछ रह गया तो उसको गिलोटिन करना है और आगे के इसमें स्लॉट में डाल देना है। तो जब नेक्स्ट टाइम आपका जो पेंडिंग चीज़ होगा रिवीजन में, वो सबसे पहले उस चीज़ को लेंगे और वहाँ से शुरू करके आप नेक्स्ट साइकिल शुरू करेंगे। तो ऐसा एक प्लान आप बना सकते हो। और ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कैसे करना है, तो आप आपकी इंडिविजुअल चॉइस है हाउ हाउ यू हैव टू चूज़ एन ऑप्शनल। बिकॉज मुझे सोशोलॉजी सही लगा था, फॉरेस्ट में भी मुझे फॉरेस्ट्री सही लगा था, बिकॉज उसका मार्किंग अच्छा था, कंटेंट अवेलेबल था, आपके इंटरेस्ट पे भी है। और अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट अच्छे से मार्क्स दिला रहा है आपको, तो दैट्स योर पर्सनल चॉइस, कोई कोई इशू नहीं है। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें, तो मीडियम जो है आई फील आपका जो जो स्कूल में जो मीडियम था उसके हिसाब से आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है। आपको क्योंकि आगे जाके आंसर्स भी लिखने हैं, इसमें मेंस आंसर राइटिंग भी करना है, तो उस हिसाब से सोचिए आपका लिखावट किस में सही आती है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कौन से लैंग्वेज में है। तो दिस इज़ योर पर्सनल कॉल, आई कांट इन्फ्लुएंस दैट। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें। ओके तो सोशल मीडिया तो एडवाइस नहीं करूँगा कि आप सोशल मीडिया पे बैठिए, बट यू कैन स्मार्टली यूज़ इट। जैसे यूट्यूब को भी अगर कंसिडर करें सोशल मीडिया, तो बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे ही मिल जाती हैं। तो इफ़ एनी टॉपिक है किसी पे सर्च करना है, स्पेशली आईआर होगा, साइंस एंड टेक होगा, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जो सोशल मीडिया आता है वो टेलीग्राम। आई कैन से दैट टेलीग्राम हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, बिकॉज जो भी कोई कंटेंट मिलना होता था, पीडीएफ्स होते थे, तो वो वहीं से मिलते थे। अगर कोई टॉपर भी कोई स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा है तो मुझे टेलीग्राम से ही मिलता था। और टेलीग्राम पे मेरा 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 भी एक चैनल है, संदीप यूपीएससी 2021 नाम से। अगर आप सर्च भी करेंगे या फिर संदीप शिंदे यूपीएससी स्ट्रैटेजी, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। उस पर भी मैंने कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ, अगर कुछ है तो स्ट्रैटेजी वगैरह, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने टेलीग्राम का काफ़ी यूज़ किया था सोशल मीडिया में। बाकी ना ही आप वेस्ट करें तो अच्छा है, रील्स वील्स मत देखिए, बहुत बहुत टाइम जाता है उसमें। यूपीएससी की तरह तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन। आई वुड से यू शुड गो फॉर अ ब्लेंडेड थिंग, बिकॉज अगर आंसर्स लिखने हैं तो वो तो ऑफलाइन ही लिखने होंगे, और आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो ऑनलाइन मिलेगा। ब्लेंडेड तरीके में जाइए। दिल्ली जाना ज़रूरी है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया इस पे। मैप्स समझ नहीं आते क्या करें। ओके,
तो जो मैपिंग है, मैप बनाना है ना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में तो मार्क्स ही ज़्यादा उस पर डिपेंड करते हैं, और मेंस में भी आप जितने मैप्स वगैरह यूज़ करते हो ना, उसका विजुअल और ऑप्टिकल इफेक्ट यूज़ ज़्यादा अच्छे से दिख के आता है, इट शोज़ इन योर मार्क्स। सो आई वुड से दैट मैप्स यार आपको बार बार उनको देखना ही होगा, ऐसा मैप्स आने का कोई तरीका नहीं है अलग से। मैंने नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, या फिर जो रिवर्स हैं, या कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, डिजास्टर्स होते हैं, या फिर वाटर स्कैर्स रीजन्स हैं, इन सब के लिए मैप्स खुद के हाथ से ही प्रैक्टिस किए थे। और जितने बार प्रैक्टिस करेंगे आप आंसर्स में लेके आओगे, वो आपको हेल्प करेगा। सो यू कैन डू दैट वे। और मैपिंग मैपिंग में जो क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ कुछ बार ऐसे होता है मैच द फॉलोइंग्स वगैरह आता है, तो अगर आपको एक बेसिक नो हाउ भी है तो आप वो हैंडल कर लोगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके, मैप्स हो गया है। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक? आई वुड सजेस्ट दैट फर्स्ट गो विद टेक्स्ट बुक। किसी के बस डायरेक्टली नोट से कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड टेक्स्ट बुक, अपने खुद के नोट्स बनाओ। और ऐसा लगे कि आपको कुछ बोरो करना है तो किसी के नोट से करो, लेकिन नोट से स्टडी नहीं होगा। रिवीजन कैसे करें? रिवाइज करने में मैंने जो प्लान बताया था उसमें ही बताया था दैट फर्स्ट एक जो रीडिंग होता है वो लंबा होता है, और उसके बाद कुछ पीरियोडिकली किसी एक हफ्ता महीने बाद आप रिवाइज करते हो। तो जो सबसे पेंडिंग चीज़ होती है उसको पहले लेना है रिवीजन में। और ये याद रखिए दैट अगर हमें कोई एग्ज़ाम देना है तो सबसे टीडियस और बोरिंग काम लगता है रिवीजन, बट रिवीजन ही है जो आपको टारगेटेड कंटेंट देगा, स्पेशली मेंस। आपको वो वो क्रिस्प पॉइंट्स देगा जो आप लिख सकते हैं। प्रीलिम्स ऐसा है कि आपको बस आइडेंटिफाई करना है, तो उसके जो रिवीजन है वो काफ़ी रैपिड हो सकते हैं, बट मेंस के लिए जो है आपको पीरियोडिक रिविजन्स काफ़ी चाहिए होंगे, और स्पेशली पेपर के पहले जो क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बोलते हैं वो बनाने चाहिए, बिकॉज दैट हेल्प्स। तो रिवीजन, आई फील दैट जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, भले ही कितना ही कम कंटेंट हो आपके पास, उसको ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो आप रिक्रिएट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पेपर में। पढ़ा हुआ याद कैसे रखिए, वही जो इसके पहले का क्वेश्चन था, रिवाइज करो। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई जुगाड़ नहीं है। आप ऑडियो विजुअल मीन्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई कोई टेक्निक्स होती है मेमोरी पैलेस जैसे, उसको उसको यूज़ कर सकते हैं। बट यार हार्ड वर्क करना ही होगा, जो भी आपका रिवीजन है उसमें। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? ओके, तो सीधी सीधी सी बात है, मन मन ना लगने का रीज़न यही होता है कि हाउ स्ट्रांगली डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। एक याद रखिए दैट आपके साथ अगर 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसमें 1 लाख लोग तो एटलीस्ट हैं जो सीरियस है, और 50,000 लोग एटलीस्ट ऐसे होंगे जो पूरी शिद्दत से दिन भर पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इतने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते रहते हैं और उसके बाद भी उनका नहीं होता। तो सोचिए, अगर आप 1 घंटा भी वेस्ट करेंगे तो आप पहले ही उनसे पीछे हो। तो ये याद रखिए, आपके साथ ऐसे 50,000 लोग हैं जो बहुत पढ़ते हैं। एंड यू शुड कीप इन माइंड, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उनको आपको सरपास करना है, उन 50,000 लोगों को। एंड देर इज़ नो अदर ऑप्शन देन बीइंग एट इट। आप अपना पढ़ाई का थोड़ा बहुत तरीका चेंज कर सकते हैं, नए पेयर ग्रुप में जा सकते हैं, कोई भी छोटा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा था तो आपने प्रिपरेशन शुरू ही क्यों की? राइट? हमने प्रिपरेशन शुरू की थी बिकॉज वी वांट टू बी इन द सर्विसेज। तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, या फिर अगर आप पहले कोई एक एक किताब है, सपोज आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे, तो वो लक्ष्मीकांत का ही कोई वीडियो देख लीजिए, या फिर कोई छोटा सा चेंज लाइए लाइफ में। बट ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आपका मन नहीं लग रहा है तो अचानक से मन लग जाएगा। आपको मोटिवेट करता है वही जो सर्विसेज में जाना है, तो लगे रहिए। जस्ट रिमेंबर दैट 1 hour वेस्टेड बाय यू इज़ अ बेनिफिट फॉर समवन एल्स। तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और चलो, ये जो
प्री कंसीव जो क्वेश्चंस थे पहले से मुझे लिस्ट में दिए गए थे वो तो ख़त्म हो चुके अभी. नाउ विल कम टू योर क्वेश्चंस. आपको क्या क्या पूछना है? ओके. मिनिमम हाउ मेनी मेन टेस्ट सीरीज अ पर्सन नीड्स टू राइट बिफोर अपीयरिंग इन मेंस. ओके. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है कि आपको कोई कितने नंबर के टेस्ट लिखने हैं, बट टू बी ऑन अ सेफ साइड एटलीस्ट एक पेपर जो है वो दो दो बार अगर लिख के हो जाए तो इट्स बेटर, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा. ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ 90% से ऊपर जो मैट्रिक इंटर में लाते हैं वही निकलते हैं. ये कितने हद तक आपका कितना था दोस्त? 90% तो कभी नहीं आए थे. सो ना 10th में आए थे ना कभी उसके बाद, तो छोड़ ही दो इंजीनियरिंग में. सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यूपीएससी में. ऐसी कोई चीज़ नहीं है दैट आपको इतने परसेंट चाहिए या इतने पेपर सॉल्व करने या फिर आप इसी कॉलेज से हो. कुछ नहीं है. कहाँ है, मेरा कोई कॉलेज भी आईआईटी नहीं था, आईआईएम कुछ नहीं था. सिंपल से प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा था, प्राइवेट स्कूल था, और सिटी में ऐसा tier 2 सिटी था. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. मेरे साथ हर टाइप के दोस्त आ चुके हैं और सबका अपना अपना तरीका था और हर कोई पास होके चला गया. तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि यूपीएससी कौन क्रैक कर सकता है. हर किसी का तरीका है अलग से. बस कौन कितने स्ट्रैटेजिकली इसको हैंडल करता है वो इम्पोर्टेंट है. तो ऐसा कोई नोशन मत रखिए. सर आप हो सकते हो, आप जहाँ से भी हो, जो भी हो, आप क्लियर कर सकते हो. डोंट फॉर बिगिनर व्हाट मिस्टेक्स यू डिड फॉर 7 years. अरे यार मिस्टेक्स तो बहुत हो गई. टू tell you some big mistakes, or I would say big learnings from that period. I would say that पहली बात, गलत जगह से गाइडेंस लेना. अगर किसी बंदे का प्रीलिम्स 5 साल से कोई प्रिपेयर कर रहा है और उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो उससे एडवाइस नहीं लेना है. उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो गलत लगता है बस. उसके पास उसकी उम्र बढ़ चुकी है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है. तो डोंट डू दैट मिस्टेक. दैट यू शुड नॉट एट ऑल गो फॉर अ पर्सन जिसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है. उससे उससे बात करना, उससे एडवाइस नहीं लेना है. दूसरा बात, रिविजन्स. मैंने भी पहले कुछ अटेम्प्ट में ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया. बहुत कुछ, बहुत सारे सोर्सेज से प्रिपेयर करने को गया लेकिन रिवाइज़ ही नहीं किया. तो दैट वाज अ बिग मिस्टेक. वो मत कीजिए. एक सोर्स रखिए. अगर आप मुझे अभी स्पेक्ट्रम से कुछ पूछते हैं तो मुझे उसका फ़ोटो मेरे सामने आएगा, बिकॉज वही एक सोर्स था जो मैंने पढ़ा और उसको रिटरेट करते गया तो एग्ज़ाम में भी वो क्लिक हो जाता है. तो एक ये एक मिस्टेक है. रिवाइज़ ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा सोर्सेज पे मत जाइए. और तीसरी बात, होपफुल रहिए. ये प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग है और मुझे भी 6 अटेम्प्ट लग गए. लास्ट अटेम्प्ट के लास्ट जो चांस था उसमें मेरा हुआ है. तो टाइम लगता है. होप मत गिव अप कीजिए. बट उसके साथ साथ ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए. कहाँ गलती होती है, प्रोसेस को ब्लेम मत कीजिए, खुद को ब्लेम कीजिए कि आपने क्या गलती की. अगर आप फेल हो रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो. तो वो गलती आइडेंटिफाई कीजिए रादर देन ब्लेमिंग कि यूपीएससी इज़ अनफेयर या फिर इस बार ऐसे ही हो गया, वैसा हो गया, इसलिए मेरा पेपर नहीं. आपने फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनानी है, खुद को ब्लेम करना है, तभी आप तो इम्प्रूव कर सकते हो. तो ये चीज़ें हैं जो मैं बोल सकता हूँ मिस्टेक्स में. प्रीवियस ईयर पेपर कब करें? अरे साल भर करते रहो यार. मेंस और प्रीलिम्स कोई ऐसा अलग मत रखो, साल भर कर सकते हो. कोई कोई इशू नहीं है. और क्या है, शैल आई कीप अ बैकअप जॉब बिफोर थिंकिंग ऑफ यूपीएससी? इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन और योर सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, या फिर आपका खुद का भी क्या सेटअप है. मेरा ऐसा कुछ था नहीं बैकअप जॉब वाला सीन. मैं फुल प्लेज ही कर रहा था तो मेरे घर से आ रहे थे पैसे तो वो दे रहे थे तो मैं पढ़ रहा था. तो अगर आपका वैसा नहीं है, आप बैकअप रखना है. इफ़ इट इज़ गोइंग टू हैम्पर यू मेंटली यू शुड. सोशोलॉजी वाला है, अगर मैं बुक लिस्ट बताऊँ तो मैंने वो तुषारांशु सर के नोट्स थे, वो मेरा बेस बन के रह गया था. हॉलम्बस मैंने पढ़ने का ट्राई किया तो वो मुझसे हुई नहीं थी. मेरे पास वो नितिन सांगवान वाली बुक थी. तो ये तो बेसिक बुक्स थे जो मेरे पास रखे थे मैंने. और जहाँ जहाँ मुझे वैल्यू एडिशन लगता था तो टेस्ट सीरीज़ हो गया या फिर कहीं करंट अफेयर हो गया, उससे मैं वैल्यू ऐड करते रहता था. और स्ट्रैटेजी बोलूँगा तो वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने, सारे के सारे सॉल्व करने, और देखना है आप कहाँ कहाँ कोई आपको मेंस में ना एक एक बेसिक चीज़ है दैट तुम कैसे अलग हो.
किसी जो आपका कंपटीटर है या आपके आगे वाला पीछे वाला जो पेपर लिखता है, आप अलग कैसे हो। और ये ऑप्शनल में ही नहीं, हर पेपर में डिपेंड करता है कि हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दीजिए। आप पढ़ेंगे तो सभी पढ़ते हैं, बट आपका पेपर अलग कैसे है, बिकॉज आपके दिमाग में नॉलेज कुछ भी होगा लेकिन पन्ने पे क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो माय एडवाइस वुड बी, आप एक बार सोशोलॉजी का सिलेबस पढ़ लीजिए, कोई भी आपका सोर्स हो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और उसमें देखिए आप नए से क्या ला सकते हो खुद से, किसी का कॉपी करके नहीं, खुद से क्या ला सकते हो पेपर लिखते समय। दैट वुड बी गुड स्टार्ट। और क्या कुछ टेस्ट सीरीज फॉर सोशोलॉजी, विकास रंजन का एक टेस्ट सीरीज है, एक मैंने लगाया था लेवल अप नाम से, वो दोनों अच्छे हैं। सोशोलॉजी का टेस्ट सीरीज हो गया। सर ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर से प्रेप शुरू करना लेट है क्या? नहीं दोस्त, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की बात किया था, तो कोई लेट नहीं है, बहुत काफ़ी जल्दी हो तुम। अच्छा वो स्कूल में नहीं तैयारी शुरू कर दी कि सर चैप्टर रीडिंग के बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन कैसे बनाए? क्यों बनाने? प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हो या मेंस के लिए? मेंस में तो ऐसा चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रीलिम्स का अगर बोल रहे हो तो वो अगर दिया है एनसीईआरटी में तो ठीक है, नहीं तो उसी को रिवाइज कर लो। एक एनालॉजी बताता हूँ प्रीलिम्स के लिए, ध्यान दो अगर जो प्रीलिम्स के लिए अटका हुआ है। दैट प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम पे मैं अगर आपको पूछूं दैट आपके स्कूल में कितने बच्चे थे, उनके सबके पूरे नाम और एड्रेसेस जो है मुझे अभी बताओ, तो ये बताना काफ़ी मुश्किल है। बट अगर मैं ये पूछूं कि आपके स्कूल में जो आपकी क्लास में जो बच्चे थे, उनमें से कोई सामने आ गया, तो आप आइडेंटिफाई तो कर लोगे ना कि कौन है। तो ये यही है प्रीलिम्स, वही है, आपको आइडेंटिफाई ज़्यादा करना है रादर देन उसको रिमेंबर करना। तो पूरा ही रटने के पीछे मत जाइए। एक एक ये होता है दैट आपको पता होना चाहिए कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ 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 पे रुकना है। तो पूरा एकदम रटोफाई मत कीजिए, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के जैसे देखिए और आगे बढ़िए। बहुत सेंटी नहीं होना है, एग्ज़ाम क्लियर करके चले जाना। ओके, वेज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। वही जो मैंने थोड़ी देर पहले प्लान के बारे में बताया, आपका प्लान जो है उसको स्टिक करना होगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी चली जाती है, बट ऑब्वियस हर कोई ऐसा नहीं होता दैट यू विल बी स्टडिंग एवरी डे। कभी कभी ब्रेक्स भी लेने चाहिए, एंड डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ कि आप अगर किसी दिन आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का और आप नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, कुछ ब्लैंक्स डे भी रखिए, जिससे आपका जो बैटरीज है वो रिचार्ज हो जाए। कहीं घूमने चले जाइए, मूवीज़ देख लीजिए, लोगों से बात कीजिए, पूरा ही अपनी लाइफ को बोरिंग मत कीजिए। और जब लगता है कि कंसिस्टेंसी फिर से अगर आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये ब्रेक्स आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर न्यू एनर्जी से आना है और लग जाना है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उसी में कंसिस्टेंसी है। और अलग से कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। आई फील दैट डिसिप्लिन ही है जो आपको लेके जाएगा, कोई मोटिवेशन में होता नहीं है यार। अगर आप वीडियो देख लेते हो, कोई आपका दोस्त सेलेक्ट हो जाता है, एक दो दिन रह जाता है, उसके बाद मोटिवेशन इट गोज इन डस्टबिन। आपको डिसिप्लिन ही लेके जाएगा आगे। रिवीजन, वही रिपीट, वही जितना कंटेंट, बेसिक कंटेंट मेरे पास था मैं वही बार बार रिवाइज करता था। आ, बहुत ऐसे कुछ अलग से नहीं किया था। अगर मैं बुक पढ़ना है तो बुक को भी मैं टॉप टू बॉटम ही पूरा ही पढ़ लेता था, बिकॉज वो अंडरलाइन करके मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान में रहता नहीं था। तो अगर बुक करनी है तो वैसे, और अगर नोट्स हैं तो नोट्स बनाए ही ऐसे जाते हैं कि रिवाइज कर पाओ आप शॉर्ट स्पैन में, तो वो भी पूरे ही पढ़ने हैं। बट पीरियोडिकली रिवाइज करो, ऐसे स्किप मत करो। अगर आज आज पढ़ा है, कोई बुक पढ़ा, सपोज मैंने आज स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो याद रखना है कि एक महीने बाद मुझे ये पढ़ना है, तो अपने प्लान में मेंशन करना है दैट ओके आई बी रीडिंग दिस आफ्टर दिस टाइम। और फिर जब सेकंड या थर्ड टाइम आप रीड करते हो, तो ऐसा होने लगता है कि आपका जो स्पीड है पढ़ने का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर मैं अभी स्पेक्ट्रम लेता हूँ, 2 दिन में आराम से एकदम अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। तो बट पहली बार पढ़ा तो 15-20 दिन लग गए थे आराम से। तो ये याद रखिए, जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ते जाएगा वो टाइम कम होते जाता है। न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स कैसे निकाले? सिलेबस का टॉपिक देखना है, अगर आज का न्यूज़ है, अगर वो आया है सपोज गवर्नर पे, तो उसको लिख लेना है। एक नोटबुक बना लो जहाँ पे सिलेबस वाइज आप एग्जाम्पल्स कंपाइल कर लो और उसको नोट करते रहो।
बट मेरा एडवाइस रहेगा थोड़ा स्मार्ट बनो, कंपाइलेशंस आ जाते हैं, शून्य वगैरह वो क्लासेस है उनके, वो साल भर के एग्जाम्पल्स दे देते हैं। कितनी ही एग्जाम्पल करोगे एक टॉपिक पे, एक एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर एंटी डिफेक्शन है तो रिसेंट कोई भी एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में जैसे इशू हुआ है अभी, ये डिफेक्शन हुआ है, ये जो भी है 10 शेड्यूल वाला इशू आएगा, डाल दो एग्जाम्पल, कितने ही चाहिए। ओके, यूपीएससी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, रीडिंग अगेन एंड अगेन करना? दोनों हैं, ऐसा कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। प्रीलिम्स में बार बार रिवाइज करो, वो आएगा, लेकिन मेंस में ऐसा है अगर आप लिखोगे ही नहीं तो वहाँ पे रिक्रिएट नहीं होगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा पेपर पे। तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही होगी, नहीं तो वहाँ पे जाके अचानक से कुछ कुछ आने नहीं वाला और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो दोनों रखिए। हाउ मच टाइम यू टू फॉर फर्स्ट रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत? यार अलग अलग है, किसी का याद तो नहीं है, बट पकड़ लो, महीना पकड़ लो काफ़ी टाइम लगा था। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। टाइमलाइन फॉर 1 ईयर, एक टाइमलाइन तो मैं क्या ही बताऊँ, आप मैंने जो प्लान बताया ना उसके हिसाब से आप खुद ही टाइमलाइन बना लो। जैसे प्रीलिम्स है उसके हिसाब से एक प्लान बना लो और एक प्लॉट कर लो। मुझे ये नहीं पता ना आप किस लेवल पे हो, तो आपका प्लान आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो जो ये पूछ रहे हैं यूपीएससी आपको ज़ीरो लेवल से शुरू करना है, आई वुड अगेन सजेस्ट यू दैट लास्ट ईयर के जो ऑल इंडिया रैंक 1 है मिस्टर शुभम कुमार, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव 4 घंटे का वीडियो लिया है। उसमें उन्होंने छोटी से छोटी बात उसमें बताई है। वो वीडियो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, विजन आई का, आराम से देखो। उसमें उन्होंने हर चीज़ डिटेल में बताई है, तो आप वहाँ से कंटेंट ले सकते हो रैदर देन मी अगेन रीइटरेटिंग इट। 12th पास आउट हूँ, सिंपल ग्रेजुएट करूँ या फिर बीटेक करके तैयारी करूँ? अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपका ऑप्शनल जो है आप अगर डिसाइड कर चुके हो तो उसी में ग्रेजुएशन कर सकते हो, ताकि वो आपको हेल्प करे। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और मेरा फॉरेस्ट में ऑप्शनल फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग था। यस, मैंने कोचिंग लिया था वाजीराम में। मेरा मीडियम इंग्लिश था। एनसीईआरटी पढ़ना यस ज़रूरी तो है, मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है। ऑप्शनल कैसे डिसाइड कैसे करें? माय फेवरेट केमिस्ट्री है, बट लोग बोल रहे हैं ह्यूमैनिटीज से कोई सब्जेक्ट लो। हाँ, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो ले लो ना, बात वही आ जाएगी। आपको हेल्प करने लोग नहीं आएंगे, आपका जब मेंस होगा ना तो आपका इंटरेस्ट ही आपको स्किम थ्रू कर जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, ले लो। ह्यूमैनिटीज़ का बोला इसलिए जाता है दैट इट विल हेल्प यू इन एसए या फिर जीएस 1 2 3 4 में हेल्प करता है। बट यार उसका भी एक लिमिट है, अगर आपका ऑप्शनली स्कोर नहीं करेगा तो आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। बुक्स से नोट्स, इट डिपेंड्स वो क्यों कर रहे हैं। वो क्वेश्चन बार बार पूछिए खुद को, आपको क्यों करना है, नोट्स क्यों बनाना है या फिर अंडरलाइन भी क्यों करना है। अगर आप कंफर्टेबल हो रिवीजन से तो नॉट एन इशू, नोट्स नहीं बनाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग बिना उसके ही पढ़ते थे। सर एक्सप्रेस, व्हाट शुड आई डू? न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंथली मैगजीन बहुत सारे इश्यूज कवर तो नहीं करता है। बट यूपीएससी भी कहाँ पूछ रहा है, ये भी तो देखो आपकी यूपीएससी किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है? मैंने तो छठे अटेम्प्ट में क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट का नहीं बता सकता। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला टॉपर हो, उनका उनका आप स्ट्रैटेजी देख लीजिए, दैट वुड बी बेटर सूटेबल, मैं नहीं बता सकता। गुड टीचर ऑनलाइन, करंट अफेयर्स के लिए यार आप ये देख सकते हो, ओनली आईएएस नाम से है, फ्री चैनल है, वो ठीक है। वेबसाइट मैं बस यूट्यूब पे देख लेता था, कोई भी अगर टॉपिक है उसमें मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो स्टडी आईक्यू हो गया, ओनली आईएएस हो गया, कोई भी चैनल हो यार, वो वीडियो क्या है, आपको बस थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता है। मोटिवेटेड कैसे रहे? ओके, मोटिवेशन के लिए एक एक दो चीज़ें हैं। जैसे मुझे प्रीलिम्स में लगता था अगर कि मैं फेल हो रहा हूँ या फिर नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो एक ऐसा ऐसा खुद के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बना के रखता था कि मैं अज्यूम कर लेता था आई वुड बी फेलिंग दिस ईयर, और अगर फेल हो ही रहा हूँ तो क्या ही प्रेशर लूँगा इस एग्ज़ाम में। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, थोड़ा नेगेटिव स्ट्रैटेजी है, बट मैं पेपर देने से पहले ऐसा सोच लेता था वहाँ जाके फेल होने वाला हूँ, तो अगर फेल भी होना है तो कम मार्क्स से हो जाऊँगा।
तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कम मार्क्स से फेल हो जाऊँ, तो पेपर में वो प्रेशर नहीं आता था। और दूसरा पार्ट है मोटिवेशन का, दैट टॉक टू योर फैमिली। दोस्त ऐसे बनाओ, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे मेरे साथ हमदर्द स्टडी सर्कल में, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। और बहुत सीरियसली नहीं लेना है एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम की तरह देखो, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें है करने को। अगर इस बार भी मेरा 6th अटेम्प्ट में नहीं हो जाता तो मैंने प्लान भी अपना बनाना शुरू कर दिया था, तो लक का पार्ट है कि हो गया, नहीं तो दूसरा दूसरा पाथ चूज़ करना ही चाहिए था। मेरा प्लान बी डेटा साइंस करने वाला था आईटी में। ठीक है, इंग्लिश कैसे सीखे? अब इंग्लिश जो बेसिक लेवल की इंग्लिश है ना, आप अगर ये टाइप कर पा रहे हो इतनी ही इंग्लिश चाहिए, बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोई कोई हमारा ऑनर्स नहीं करना है इंग्लिश में, तो बेसिक इंग्लिश आ रही है, आप टाइप कर रहे हो बार बार, इंग्लिश कैसे सीखे? तो थोड़ा बहुत आपको आता है, और जितना आता है आई वुड सजेस्ट कि वो सफाइस कर जाएगा आपके आंसर्स लिखने में। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट प्रो नहीं बनना है। मुझे इतने अटेम्प्ट्स क्यों लगे? बिकॉज स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स थी जो मैंने करेक्ट नहीं की, और कहीं कहीं गलत गाइडेंस मिल गया था, या फिर मैंने ही खुद ने मिस्टेक्स की थी, इसलिए लग गए। यस, आपको जो आपका ऑप्शनल चूज़ करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़िए। डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन यू। हिस्ट्री कैसे पढ़ना है? आप, मेरा यही रहेगा कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने के टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू पहले देखिए, उसी के बाद उस सब्जेक्ट को आपको ये पता चलेगा कि आपको टारगेट क्या करना है। सो अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री में जो मैच द फॉलोइंग आता है, तो उसके हिसाब से देखिए कि आपको हिस्ट्री में कहाँ पे एम्फेसाइज करना है। दैट वे यू कैन स्टार्ट विथ हिस्ट्री। यू हैव नो गाइडेंस। दोस्त, हम जो ये अभी कर रहे हैं वही तो गाइडेंस है। आपका यूटी भी आपका गाइडेंस है। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पर्सनली आके मेंटोर करेगा। जो जो आपके जो भी कोई रैंक्स होंगे, पहले जो टॉपर्स होंगे, उनका गाइडेंस जो है वो आप ले सकते हैं। गलत गाइडेंस का मतलब ये था ना, कोई गलत गाइड आके नहीं कर रहा था, मैंने ही ऐसे लोगों से पूछा जिनका खुद का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो उनको पूछ के मैंने ही गलती कर दी ना। अगर उनका क्लियर नहीं हो रहा तो उसके भी कोई रीजंस होंगे, तो इसलिए मेरा भी क्लियर नहीं हो रहा था। ओके, इंजीनियरिंग के साथ आपको अगर पढ़ना है तो एलोकेट कर लो दिन के कोई 1-2 घंटे, या फिर वीकेंड का, और उसके साथ पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है आपको। इट डिपेंड्स ऑन what condition you have, your financial backup you have, according to that आप ग्रेजुएशन के बाद प्रेप कर सकते हो, नहीं तो फिर जॉब कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे घर से कोई प्रेशर नहीं था। और खुद पर बिलीव कैसे करें? देखो, हम ये तो बहुत ज़्यादा फिलोसॉफी में चले गए। यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी प्रोसेस में ना कुछ ऐसा ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि आपको कभी अच्छा लगेगा, या फिर आप बहुत मोटिवेटेड होंगे, बहुत अच्छे होंगे, या फिर एकदम कॉन्फिडेंस से चले जाओगे एग्ज़ाम में। कुछ नहीं होता है ऐसा। पूरा पेपर जो है, सब एकदम ही ऑफ मूड में चले जाते हैं पेपर के दिन। कभी बीमार होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं देना है ये एग्ज़ाम, क्यों दे रहे हैं। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि जो टॉपर है, जैसे मुझे क्या पता था मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। तो ये बाद में आके मैं अगर रिवर्स एनालिसिस करके आपको कुछ भी बताऊँ, गलत हो जाएगा। तो आई वुड से दैट इस सर्कमस्टांसिस में ही पढ़ना सीख लो। जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो, या फिर आपको बिलीफ ना हो, ऐसे भी आपको पढ़ना आप कंटिन्यू रखो, और आदत डाल लो इसकी कि ऐसे एडवर्स कंडीशन में ही आपको पढ़ते रहना है। कुछ नया अलग से चमत्कार नहीं होने वाला। मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता जब तक आपका हो नहीं जाता ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप बस वो बाद में आके रिजल्ट के बाद तो मैं खुद भी बता दूंगा कि यार मैंने ये किया था, वो किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे भी उतना ही डर लगता था एग्ज़ाम के टाइम पे, जाने के टाइम पे मुझे भी। अगर मेरा कॉन्फिडेंस होता तो मैं रिज़ल्ट के पहले इतना टेंशन में नहीं होता, रिज़ल्ट के दिन भी टेंशन में नहीं होता। तो हर
बहुत मीन्स बहुत कम लोग होंगे जिनका ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि सब कर लेंगे। हर किसी को डर लगता है, तो उस ये गलत ट्रैक है। आप है ना, इन चीज़ों के पीछे मत जाओ, ये बहुत फिलोसॉफिकल है। आप पढ़ाई के पीछे जाओ और टारगेट्स अचीव करो। एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करना है, एकदम ऑब्जेक्टिवली चले जाओ आगे। ओके, आई गेस आप अभी माइक्रो क्वेश्चंस मत पूछिए। मुझे मुझे लग रहा है आप अगर कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड लार्जर क्वेश्चंस है उसको ये कीजिए, नहीं तो आई थिंक बहुत से क्वेश्चंस हैंडल हो चुके हैं। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेरा बैकग्राउंड इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मास्टर्स किया मैंने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। व्हाट इज़ योर बेस्ट एडवाइस फॉर आवर सेल्फ? बी होपफुल यार। मीन्स प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है कभी कभी, बहुत हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो होपफुल रहिए। मेरा हर हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते रहा है 6 अटेम्प्ट्स में, तो थोड़ा होपफुल रहिए। उसके बाद समडे कोई अच्छा दिन होगा या अच्छा साल होगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में हो जाता है सबका, बहुत कम लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, तो थोड़ा होपफुल रहिए। कितना समय लगता है पूरी तैयारी में दोस्त? सबका अलग समय, मुझे 7 साल लग गए थे, किसी किसी का 1 साल में हो जाता है। डिपेंड्स। लबासना जाएंगे अभी 29 अगस्त को। आई थिंक जो भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये लोग आई गेस स्टार्टिंग से नहीं थे, तो वी हैव एड्रेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके, वो एड्रेस हो चुकी है। अभी ये वीडियो जो है वो आएगा, वो अपलोड होगा, तो उसमें आप पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे वाला एड्रेस कर चुका है। मिडिवल इंडिया कितना ज़रूरी है, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई थिंक उसको स्किप नहीं करना चाहिए। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था मॉडर्न के लिए, तो मैं स्पेक्ट्रम पे ही डिपेंड करता था। ऐसे एन एथिक्स हो चुका है। प्री का टिप्स भी वही, पूरा वीडियो उस पे था बिगिनिंग में। न्यूज़पेपर के बारे में एड्रेस, आई थिंक गाइस जो आपके ये जो सवाल आ रहे हैं, वी हैव समवेयर एड्रेस देम। तो ये वीडियो बंद होने के बाद आपको ये फिर से अपलोड होगा, इसका रिकॉर्डेड वर्जन, उसमें रिवाइंड करके देखिए। आपको काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं जो आप अभी पूछ रहे हैं उसके आंसर्स मिल जाएंगे। सो आई थिंक आर वी डन? अगर अगर कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे तो हम फिर से कभी सेशन लेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरेक्शन करके, एंड थैंक यू यूपीएससी टाइम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव एन इंटरेक्शन। और अगर आपको कुछ जो मेरा इससे पहले भी मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर किया है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। संदीप यूपीएससी 2021 उसका टेलीग्राम आईडी है, उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस पर भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।